दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पेंटोरियल की नई वीडियो पर, जो कि पार्ट 5 है। NISM सीरीज 5 है, म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के मॉक टेस्ट पर। आज हम पार्ट 5 में फिर से 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल हम आपको वही ट्रिक्स भी बताएंगे और एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। अगर आप वीडियो को कंसंट्रेट करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम को बहुत इजीली क्लियर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज पेड कमीशन फॉर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को जो कमीशन है वो किसके लिए मिलता है, किस वजह से मिलता है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ एंड वैल्यू, बी मोमेंटम वैल्यू, सी वैल्यू एंड ग्रोथ, डी ग्रोथ एंड मोमेंटम। देखिए, इसमें इसका आंसर होगा हमारा सी, वैल्यू एंड ग्रोथ। अब आप कहेंगे कि ऑप्शन ए में भी आपका ग्रोथ एंड वैल्यू है, बट इसमें देखिए वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूटर जब कोई बिजनेस सोर्स करता है तो सबसे पहले मान लीजिए उसने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस सोर्स किया, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू हो गई एक पर्टिकुलर वैल्यू, और उसके ऊपर जितना ग्रोथ होगा और जब तक उसके पास कस्टमर रिटेन रहेगा तब तक उसकी वैल्यू और जो भी उसके ऊपर ग्रोथ होगा उसके ऊपर उसको कमीशन मिलता रहेगा। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, वैल्यू। जो एक्चुअली वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर से इन्वेस्टमेंट के लिए करता है वो, और साथ में उसका जो ग्रोथ है, उन दोनों के ऊपर उसको कमीशन मिलेगा। तो हमारा आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है, स्पॉन्सर्स नेटवर्थ शुड बी पॉजिटिव फॉर 5 years, 2 years, 3 year, लास्ट ईयर। ये भी हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था क्वेश्चन। इसका आंसर हमारे पास 5 ईयर है। हमने देखा इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर ही 5 ईयर है, तो इसको थोड़ा बहुत आप ट्रिकली याद कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे याद करिए कि स्पॉन्सर जब भी कोई म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करता है तो लॉन्च करने से पहले उसकी नेटवर्थ देखा जाता है, तो नेटवर्थ वो पॉजिटिव होना चाहिए फॉर लास्ट 5 years। क्वेश्चन है हमारे पास, एट टाइम ऑफ NFO विच डॉक्यूमेंट कंपल्सरी फाइल्ड विद द सेबी। जब NFO का मतलब हो गया न्यू फंड ऑफर, जब भी कोई म्यूचुअल फंड हाउस नया ऑफर, नया स्कीम लॉन्च करता है तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सेबी को फाइल किया जाता है? तो इसमें हमारे पास पहला आंसर है या ऑप्शन है SID, सेकंड ऑप्शन SAI, थर्ड ऑप्शन एनुअल रिपोर्ट, फोर्थ ऑप्शन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका आंसर है हमारे पास SID, ऑप्शन ए। SID हुआ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। SAI होता है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। SI एक बहुत बड़ा पार्ट है। SID स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, वो जो कि सेबी के पास फाइल किया जाता है, इसमें स्कीम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। दैट्स व्हाई इट्स बीइंग फाइल्ड विद सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ फंड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ऑप्शन ए कस्टोडियन, ऑप्शन बी RNT रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, सी बैंकर, डी AMC। अब इसमें देखेंगे तो इसका हमारे पास आंसर होगा बी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर, बिकॉज इसमें सभी यही काम करते हैं। उनका इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, यूनिट कैपिटल को चेक करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग पूरी करते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन एंड पेमेंट भी RNT का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। करते किसके थ्रू है? बैंकर्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अदर देन इंडियन रेजिडेंट रेस्ट हैव टू आल्सो कंप्लाई विद RBI रेगुलेशन। क्योंकि जो इंडियन रेजिडेंट है वो सेबी की तरफ से रेगुलेशंस होती है, बट अदर देन इंडियन रेजिडेंट्स मींस जो भी इंडिया के बाहर के रेजिडेंट्स हैं, NRIs, POIs, इन सभी के लिए RBI की गाइडलाइंस को भी कंप्लाई करना मैंडेटरी होता है, बिकॉज ये कुछ और RBI की तरफ से जो फेमा गाइडलाइंस होती है उसके अंडर भी कवर किए जाते हैं। तो इसके पास हमारा आंसर हुआ ए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज इंडिया के बाहर के जो भी लोग हैं वो RBI की भी रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ता है अदर देन सेबी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन किम। किम आप जानते हैं की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो कि एक ऑफर डॉक्यूमेंट का पार्ट है, उसकी एब्रीज फॉर्म जो उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, थोड़ा उसमें क्रक्स ऑफर डॉक्यूमेंट का लिया जाता है। अब किम में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? तो हमारे पास ऑप्शन है डिटेल ऑफ की पर्सनल ऑफ AMC, टैक्स बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, एक्सपेंस एंड लोड स्ट्रक्चर ऑफ स्कीम, डी ऑप्शन ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट ऑफ AMC। देखिए की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या होगा, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस ही अगर हम लगाते हैं तो देखिए डिटेल ऑफ की पर्सनल ऑफ AMC की की पर्सनल डेफिनेटली इसमें इंफॉर्मेशन होगा। टैक्स बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यस, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में होना चाहिए। उस स्कीम्स में क्या एक्सपेंस एंड लोड स्ट्रक्चर रहेगा, ये डेफिनेटली मैंडेटरी होगा। ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट ऑफ AMC, इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन वन ऑफ द स्कीम।
बिकॉज वो एएमसी का ड्यू डिलीजेंस होता रहता है टाइमली टाइम, और जब वो एस्टेब्लिश करते हैं उस समय भी होता है, तो हर एक नई स्कीम्स में ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट एएमसी का नहीं आएगा, तो हमारे पास आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ओडी इज। अब हमने यहाँ ओडी को एक्सप्लेन किया, आपके पास क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्वेश्चन में आपके पास ये आएगा फंक्शन ऑफ ओडी। ओडी मीन्स ऑफर डॉक्यूमेंट, जो कि डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जब भी कोई स्कीम लॉन्च होती है। इसके हमारे पास ऑप्शंस है, गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम्स टू इन्वेस्टर्स, गिव करंट एनएवी, गिव फंड सजेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका भी बहुत कॉमन सेंस का आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑफर डॉक्यूमेंट, जब भी नया कोई लॉन्च हुआ तो उसमें हमने ऑफर किया डॉक्यूमेंट्स को, कि क्या डॉक्यूमेंट को पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, तो इसका आंसर यही आ गया, गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम टू द इन्वेस्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द सेक्टर फंड एलोकेशन फॉर ए सिंगल इनकम फैमिली हैविंग स्मॉल इन्वेस्टेबल सरप्लस। कि एक सिंगल इनकम फैमिली है, मतलब एक फैमिली है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर अर्न करता है, और उसके पास जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है, जितना वो इन्वेस्टमेंट करता है वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट है, तो उसको सेक्टर फंड में कितना एलोकेट करना चाहिए। सेक्टर फंड में आप समझ गए होंगे कि एक पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे पावर सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, जिसके पास बहुत स्मॉल इन्वेस्टेबल सरप्लस हो, कभी भी हम उसके लिए, क्योंकि सेक्टर फंड बहुत ज्यादा रिस्की हो जाते हैं, हाई रिस्क फंड्स होते हैं, बिकॉज सेक्टरल फंड्स होते हैं, तो हम उनके लिए उसमें 0% जो है हम उसके अंदर उनमें सजेस्ट करेंगे। वी विल नॉट एडवाइज देम टू इन्वेस्ट इन सेक्टोरल फंड्स। अगर हम डाइवर्सिफाइड फंड की बात करें तो डेफिनेटली सजेस्ट कर सकते हैं, बट सेक्टोरल फंड बहुत बहुत रिस्की हो जाते हैं, और स्पेशली जिनके पास सिंगल इनकम फैमिली और इन्वेस्टेबल सरप्लस भी बहुत कम है, तो इसमें हमारे पास इसका आंसर हो गया हमारे पास ए 0%। विच एक्सपेंसेस कैन नॉट बी चार्ज टू द स्कीम। अब जब भी ये बात करते हैं स्कीम्स का मतलब हुआ कि हमारे पास जो नई स्कीम होती है, या लेट अस सपोज एक म्यूचुअल फंड के पास 20 स्कीम्स है, तो सभी स्कीम्स अलग अलग हो गई। जैसे टॉप 200 सपोज बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तो एचडीएफसी टॉप 200, देन सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, तो ये सभी स्कीम्स हो गई। तो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो एक पर्टिकुलर स्कीम्स को चार्ज नहीं किया जा सकता। हमारे पास देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको, ए एक्सपेंस ऑन इन्वेस्टर्स कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी फी ऑफ कस्टोडियन, ऑप्शन डी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ एएमसी। तो अब देखिए इसमें आप क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ एएमसी। एएमसी के जो एडमिन एक्सपेंसेस होंगे वो टोटल होंगे जितने भी स्कीम्स होती है, तो वो किसी पर्टिकुलर स्कीम को चार्ज नहीं किए जा सकते, तो हमारे पास इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लो पीई इंडिकेट्स दैट द स्टॉक इज चीप एंड यू शुड बाय इट। लो पीई मींस लो प्राइस अर्निंग मल्टीपल। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम एक टर्म यूज करते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। मान लीजिए किसी स्टॉक्स की अर्निंग पर शेयर 5 है, मतलब उसके पर्टिकुलर जितने भी मार्केट में शेयर हैं और टोटल जितना प्रॉफिट कंपनी कमाती है, तो टोटल प्रॉफिट को अगर हम उसे टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो एक पर्टिकुलर शेयर की अर्निंग आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। मान लीजिए कि अब अर्निंग पर शेयर हो गई 5, अब पी क्या हुआ, मान लीजिए कि स्टॉक प्राइस है 100, तो अब देखिए अर्निंग पर शेयर हुआ 5 और स्टॉक प्राइस हुआ 100, मींस 100 डिवाइड बाई 5, ये पी हो गया 20। लो पीई का मतलब हुआ कि कोई एक ऐसा स्टॉक जो कि अपनी अर्निंग पर शेयर के बहुत कम मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है। तो मान लीजिए हो सकता है इंडस्ट्री एवरेज, जैसे हमने डिस्कस किया 20 हो पी, बट पर्टिकुलर उसी इंडस्ट्री में किसी स्टॉक्स का पी मान लीजिए 5 है, तो उसकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा हुई बट वो ट्रेड कम पर कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि चीप एंड यू शुड बाय इट? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। तो इसका हमारे पास आंसर हो फॉल्स। फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि हो सकता है कि कंपनी की कोई ऐसी फंडामेंटल्स हों या कोई ऐसे टेक्निकल चीजें हों जिसमें हम फोर्स ही नहीं कर पा रहे हो, हम फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हो कि कंपनी वही रिटर्न्स को सस्टेन कर पाएंगी या वही ग्रोथ को सस्टेन कर पाएंगी जो उसने लास्ट टाइम पे दी है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली कम पी पर ट्रेड करने लग जाती है। या अगर उस कंपनी में कोई रिस्क आने लगता है या कोई रिस्क विजुअलाइज हो जाता है, तो वो इंडस्ट्री के पी के कंपैरेटिवली कम पी पर ट्रेड करती है। और जो बहुत अच्छी कंपनी होती है वो प्रीमियम पर ट्रेड करती है, तो डेफिनेटली जो इंडस्ट्री का पी होगा उसे हायर पी पर वो ट्रेड करेगी।
तो हमारे पास इसका आंसर हो गया फॉल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीप है और इसको बाय कर लें। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन किम। अगेन किम मींस की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो कि ऑफर डॉक्यूमेंट का एक पार्ट है और उसमें की इंफॉर्मेशन का मतलब मेन इंफॉर्मेशन जो उसमें हो गई। अब क्या उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे? देखिए, डिटेल ऑफ स्पॉन्सर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड कट ऑफ टाइम, रिस्क प्रोफाइल ऑफ स्कीम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स ऑफ एनएफओ। अब देखिए, जब भी एनएफओ आता है तो उसमें किम आ गया कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ऑफर डॉक्यूमेंट आया, ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ में फिर किम आया। अब उसमें अगर आप बी, सी और डी ऑप्शन देखेंगे तो ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और इसमें कवर करेंगे। तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, कट ऑफ टाइम क्या है, वो भी उसमें इंक्लूड हो गया। रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ स्कीम की, स्कीम में किस तरह के रिस्क है, वो उसमें इंक्लूड होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट होगा। बट डिटेल्स ऑफ स्पॉन्सर नहीं आएगा, बिकॉज ये एक एएमसी की लॉन्च की हुई है। स्पॉन्सर तो एक हमने जैसे कहा था कि वो प्रमोटर ऑफ कंपनी हो गया, जिसने म्यूचुअल फंड लॉन्च करने से पहले, उसकी कोई भी स्कीम पहली लॉन्च होने से पहले ही उसने म्यूचुअल फंड हाउस को प्रमोट कर दिया था, तो उसमें डिटेल ऑफ स्पॉन्सर नहीं आएगा। हमारे पास इसका आंसर हो गया ए, डिटेल ऑफ स्पॉन्सर। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अर्बिट्राज फंड्स आर टैक्स्ड एज पर डेट स्कीम। हमने भी लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अर्बिट्राज फंड्स एक्चुअली इक्विटी स्कीम्स की तरह काम करता है टैक्सेशन के पर्पज से। अर्बिट्राज फंड्स क्या होते हैं? अर्बिट्राज फंड्स वही होते हैं कि मान लीजिए स्टॉक्स हो गए, तो वो दो डिफरेंट मार्केट में एनकैश करते हैं। मान लीजिए कैश मार्केट हो गया, एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप जो डेरिवेटिव सेगमेंट्स कहते हैं हम। अब उनके प्राइस डिफरेंशियल के ऊपर जो ट्रेड करते हैं वो आर्बिट्राज फंड्स होते हैं। तो वो उनके प्राइस डिफरेंस, बिकॉज कैश मार्केट में, डिलीवरी मार्केट में स्टॉक्स का प्राइस कुछ और होता है, जबकि फ्यूचर में स्टॉक प्राइस कुछ और होता है। तो वो प्राइस डिफरेंशियल को एनकैश करने के लिए आर्बिट्राज फंड्स होते हैं। सेम टाइम पर एक मार्केट में हमने बेच दिया स्टॉक को, सेम टाइम पर दूसरे मार्केट में हमने खरीद लिया, तो जो उसमें डिफरेंस मिलता है वो डिफरेंस ही उसकी इनकम होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं, arbitrage funds are treated as equity schemes for taxation. International funds, funds of funds, etc. are treated as non-equity schemes for taxation. This means schemes are taxed like your debt mutual funds. You should include these aspects while making investments in these schemes. तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से arbitrage funds इक्विटी में ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास इसका आंसर बी हो गया, फॉल्स। मींस एज पर इनकम टैक्स आर्बिट्राज फंड्स आर टैक्स्ड एज पर डेट स्कीम, जबकि ऐसा नहीं है, ये इक्विटी की तरह ट्रीट किए जाते हैं एज पर इनकम टैक्स लॉ। क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज प्योरली ट्रीटेड एज एन इंटरनेशनल एसेट्स, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट और डेट। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल आंसर है गोल्ड, बिकॉज हम गोल्ड, हमें पता ही है कि गोल्ड एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, बहुत सेंसिटिव है, प्राइस सेंसिटिव है। इंटरनेशनल प्राइसिंग बहुत डिटरमाइन करती है लोकल प्राइसेस के लिए, तो इसका सिंपल आंसर है गोल्ड, बिकॉज ये इंटरनेशनल कमोडिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम वन स्कीम टू अदर स्कीम इज अलाउड इन एमएफ, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज ट्रू। इसको हम स्विच बोलते हैं। तो लेट अस सपोज एक म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास 20 स्कीम्स हैं, तो कस्टमर कभी भी एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच कर सकता है, उसी स्कीम को हम ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बोलते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का एक स्कीम है, और उसका मान लीजिए कोई भी नाम है एबीसी, तो मैं उसमें से एग्जिट करके इमीडिएटली मैं स्विच कर सकता हूँ दूसरी एचडीएफसी स्कीम में। उसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम, उसको स्विच बोलते हैं, तो दैट इज अलाउड। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैलकुलेट द सेल्स प्राइस ऑफ ए यूनिट व्हेन एनएवी इज 15 एंड एग्जिट लॉट इज 1%। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, जब हम सेल्स प्राइस की बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड की बात हो रही है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर कोई यूनिट सेल हो रही है, उसकी एनएवी 15 है, तो अब उसका एनएवी क्या होगा? कैलकुलेट द सेल प्राइस ऑफ यूनिट व्हेन एनएवी इज 15 एंड एग्जिट लोड इज 1%। तो एग्जिट लोड तो रिडम्पशन पे होगा, रीपरचेज पर। ये तो सेल हो रही है, तो सेल के ऊपर एंट्री लोड होना चाहिए, एंट्री लोड ने सेबी ने खत्म कर दिया, तो जो एक्चुअली एनएवी होगी उसी पर हमारा प्राइस होगा। तो हमारा इसमें अगर आप आंसर्स के ऑप्शंस देखते हैं तो ए 15, देन बी 14.85, सी 15.15, डी 15.5, तो हमारे पास आंसर इसका ए हो गया, बिकॉज एंट्री लोड अभी है नहीं। और जब म्यूचुअल फंड कोई भी सेल करता है तो एग्जिट लोड अप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज एग्जिट लोड तब होगा जब कोई कस्टमर उसको रिडम्पशन करेगा, रिपर्चेस करेगा म्यूचुअल फंड हाउस। क्योंकि सेल प्राइस कैसे अप्लीकेबल होता है? ये इसका सिंपल फॉर्मूला है, अप्लीकेबल एनएवी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
सेल्स लोड, अब सेल्स लोड एंट्री लोड है नहीं, तो ये आपने देख ही लिया। अगर यही इसके अंदर एग्जिट लोड की बात हो रही है और अगर सपोज ये रीपर्चेज या रिडम्पशन होता तो डेफिनेटली उसको हम 1% से माइनस कर देते। तो 15 का 1% कितना होता, 1.5, तो हम उसको माइनस करते तो हमारे पास फिर वो आता 13.5, पर वो रिडम्पशन के टाइम। ये सेल हो रही है, सेल पे एग्जिट लोड का कोई मतलब ही नहीं है, एंट्री लोड जीरो कर दिया है, तो सिंपल हमारे पास आंसर आ गया इसका ए 15 ही रहेगा इसका सेल प्राइस। तो अगर 15 है तो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करेगा तो 15 रुपीज पे उसको यूनिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू गेट ए चेक ऑफ 1 करोड़ इन गिल्ट फंड एट 2:30 PM, एनएवी डेट विल बी। देखिए गिल्ट फंड हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, गिल्ट फंड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के डेट फंड। अब उस पर 1 करोड़ का चेक आया फंड्स एट 2:30 PM। तो हमें हमेशा पता है कि जो भी 2 लाख रुपए से हम ऊपर की बात करते हैं तो हमारे फंड्स का जो हमें एनएवी मिलती है वो हमेशा फंड की रियलाइजेशन डेट की मिलती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है ए एनएवी एट 2:30 PM, बी एनएवी एट 3 PM, सेम डे एनएवी, एनएवी ऑफ फंड रियलाइजेशन डेट। अब देखिए कभी भी एनएवी का टाइम तो होता ही नहीं है इसमें, जैसे लिखा है कि 2:30 की एनएवी, 3 PM की एनएवी। हमने सुना है कि या तो प्रीसीडिंग डे एनएवी या सेम डे एनएवी या नेक्स्ट डे एनएवी। तो दो ऑप्शंस तो आपके वैसे ही गलत हो गए अगर आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे। और सेम डे एनएवी हो नहीं सकता बिकॉज लार्ज चेक फंड्स हैं, तो डेफिनेटली 2:30 का कट ऑफ टाइम निकल गया है। तो एनएवी ऑफ फंड रियलाइजेशन, जिस दिन ये फंड रियलाइज हो जाएगा 1 करोड़ का उस दिन का एनएवी मिलेगा। तो हमारे पास आंसर हो गया डी, एनएवी ऑफ फंड रियलाइजेशन डेट। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, हु अलॉट्स एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर इसका आप शॉर्ट फॉर्म देखेंगे एआरएन, तो आपके पास क्वेश्चन सिंपल ये भी आ सकता है, हु अलॉट्स एआरएन। ऑप्शन है हमारे पास एम्फी, सेबी, एएमसी, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अपने लास्ट टाइम भी कि एम्फी ही सभी तरह के एआरएन नंबर अलॉट करता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर है उसका एक बार एआरएन नंबर रजिस्टर हो गया तो वो सभी एएमसी के लिए, सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए वो सभी एआरएन नंबर सेम रहेगा। बिकॉज एम्फी क्या है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो यही सभी एआरएन नंबर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन सभी को एआरएन नंबर डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है वो एआरएन नंबर के ही थ्रू ट्रैक होता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर अपना एप्लीकेशन लगाता है तो वो अपना एआरएन नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर कोड लिखता है, और उसी कोड के बेसिस के ऊपर जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन पास ऑन करते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया ए एम्फी। विच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डज नॉट हैव ए ह्यूज ब्रांच नेटवर्क। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसके पास बहुत बड़ा ह्यूज नेटवर्क नहीं होता। हमारे पास इसके ऑप्शन है, ए इंस्टीट्यूशन, बी कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर, सी बैंक, डी आईएफए। तो देखिए इंस्टीट्यूशन के पास ब्रांच नेटवर्क होता है, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास भी ब्रांच नेटवर्क होता है, बैंक का डेफिनेटली रिटेल बैंकिंग में बहुत बड़ा ब्रांच नेटवर्क होता है। अब यहाँ आईएफए की फुल फॉर्म देखिए क्या है। आईएफए की फुल फॉर्म होती है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, जिनको हम जनरली एजेंट्स भी बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं। उनके पास ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं मिलता, वो इंडिपेंडेंटली अपने एक या दो ऑफिस के जरिए काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा सिंपल डी हो गया, आईएफए। तो इसका फुल फॉर्म अगर आपको आईएफए का पता होगा तो आपको आंसर अपने आप पता लग जाएगा। आईएफए मींस इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, 15%, 33% टैक्स फ्री। देखिए अब इसका आंसर थोड़ा चेंज हो गया बिकॉज अभी जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं उसमें इसमें क्या चेंजेस कर दिए गए हैं कि डिविडेंड्स आर टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स एज पर हिज इनकम टैक्स स्लैब। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा हमारा, सिंपल सा है, जिसकी जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से, उसकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसका आंसर, इसमें हम अभी कोई भी अपडेटेड आंसर नहीं है करेक्ट, तो इसको हम ओपन एंडेड छोड़ रहे हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली यू विल गेट न्यू फ्रेश आंसर एज पर इनकम टैक्स स्लैब्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, तो वो आपको वो मार्क करेंगे आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग मॉडल पोर्टफोलियो। कि एक मॉडल पोर्टफोलियो अगर एक क्लाइंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या स्टेप्स होंगे। ऑप्शन ए सेक्टर सिलेक्शन, बी एसेट एलोकेशन, सी स्कीम एलोकेशन, देन डी क्लाइंट सिलेक्शन। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लाइंट सिलेक्शन करेंगे, क्लाइंट के साथ बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। जब क्लाइंट के साथ उसकी पूरी प्लानिंग हो जाएगी उसके बाद हम उसका एसेट एलोकेशन करेंगे। एसेट एलोकेशन हुआ कितना हमें फाइनेंशियल में डालना है, कितना हमें गोल्ड में डालना है, कितना हमें रियल एस्टेट में डालना है, और इक्विटी में कितना डालना है, फिर डेट में कितना डालना है, ये हमारे एसेट एलोकेशन हो गए।
एसेट एलोकेशन के बाद फिर हमारा सेक्टर एलोकेशन हो सकता है। सेक्टर एलोकेशंस मीन, मान लीजिए हमने सेक्टरल फंड्स पे जाना है तो हम इक्विटी में कहां पर कैसे इन्वेस्ट करें, सेक्टरल पे करें, डाइवर्सिफाइड फंड्स पे करें। और फिर लास्ट में हमारे पास आएगा स्कीम सिलेक्शन, एक पर्टिकुलर स्कीम। मान लीजिए हमने इक्विटी डिसाइड कर लिया, इक्विटी में हमने डाइवर्सिफाइड फंड्स पे डिस्कस कर लिया। अब डाइवर्सिफाइड फंड की लास्ट में कि क्लाइंट का हमें कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, ये फाइनल स्टेप हो गया। बिकॉज स्कीम के बाद तो कोई सिलेक्शन कर ही नहीं सकते हैं। आपने एक क्लाइंट को 10 स्कीम्स बता दी, उसमें उसने इन्वेस्ट करना है, तो दिस वुड बी द लास्ट स्टेप। तो हमारे पास आंसर आ गया सी, स्कीम सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल बेस्ड अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फोकसेस ऑन। कि जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और कोई इन्वेस्टर है उसका गोल बेस्ड करते हैं तो वो किस चीज का फोकस होता है, ये बहुत सिंपल आंसर है। ऑप्शन है हमारे पास, देखिए, रिस्क प्रोफाइलिंग, अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर और इन्वेस्टेबल सरप्लस ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो सिंपल हमारे पास आंसर आ गया बी, कि गोल अगर फोकस रहेगा तो अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ द इन्वेस्टर। अगर हमें एक इन्वेस्टर ने बताया कि मेरा ये गोल है, तो हमारी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग उसके गोल की अचीवमेंट की तरफ होगी। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया बी, अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन पीपीएफ। ये हमेशा चेंज होती रहती है, तो जब भी आप एग्जाम में अपियर होना चाहें तो आप उस समय चेक करके जाएं कि पीपीएफ की रेट्स क्या होती हैं। तो हम इसमें भी कोई भी आंसर नहीं ले रहे हैं, चेंज करती रहती है गवर्नमेंट की, तो इन दिस केस यू नीड टू चेक दीज रेट्स, करंट रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ द रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस रेशियो। ये किसको बोलते हैं, रिस्क इंडिकेटर क्या है उसको। तो हम इसमें हमारे पास ऑप्शन है बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो और वेरिएंस। अब इसका आंसर है मेरे पास सी, शार्प रेशो। थोड़ा टेक्निकल है बट मैं फिर भी ब्रीफ करता हूँ। शार्प रेशो होता क्या है, इज द मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू ए रिस्क फ्री एसेट्स। दो हमारे पास एसेट क्लास हैं, एक हमारे पास रिस्क फ्री एसेट्स है और दूसरा हमारे पास एक पोर्टफोलियो है। तो ये उसका इंडिकेटर है, उसकी रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस का। It is defined as the difference between the return of the investment and the risk-free returns divided by the standard deviation of the investment. इसको हम थोड़ा नेक्स्ट हमारी कोई वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर आप इसको टेक्निकली थोड़ा और समझना चाहें तो वी विल कवर ऑल दीज फिगर्स ऑफ बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो, वेरिएंस। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी इन बॉन्ड फंड डिपेंड्स अपॉन। ये क्वेश्चन को समझते हैं। बॉन्ड फंड्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स की जो सेंसिटिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, क्रेडिट प्रोफाइल, एवरेज मैच्योरिटी, YTM करंट एंड यील्ड। बॉन्ड फंड की जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी होती है बॉन्ड फंड्स के, क्योंकि हमें पता है कि जब भी बॉन्ड फंड का प्राइसेस होता है तो इंटरेस्ट रेट्स का क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट अप होते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस डाउन, इंटरेस्ट रेट डाउन होते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस अप। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमने एफडी के एग्जांपल से आपको ये इलोबरेट किया था। अभी इस किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इसके हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्रेडिट प्रोफाइल, एवरेज मैच्योरिटी, YTM एंड यील्ड। इसका हमारे पास आंसर आएगा बी, एवरेज मैच्योरिटी। देखिए एवरेज मैच्योरिटी, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है द ड्यूरेशन ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज गिव्स इन्वेस्टर एन आइडिया ऑफ सेंसिटिविटी टू द पोटेंशियल इंटरेस्ट रेट चेंजेस। तो जो मैच्योरिटी है उसके बेसिस के ऊपर इन्वेस्टर्स को पता होता है मार्केट के अंदर कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो ड्यूरेशन पर डिपेंड करेगा। ड्यूरेशन इज द गुड मेजर ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन इंक्लूड्स मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। शॉर्ट टर्म में कितने रेट चेंजेस हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या रेट चेंजेस हो सकते हैं, तो ये प्रिडिक्शंस इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो बॉन्ड फंड की जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी है दैट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द एवरेज मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड फंड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सेबी डज नॉट अलाउ पासिंग ऑफ कमीशन टू। तो सेबी कभी भी अलाउ नहीं करती है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक एजेंट अपने कस्टमर को कमीशन पास ऑन करे। तो हमारे पास इसके ऑप्शन है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर, बी इन्वेस्टर, सी बैंक एंड डी IFA, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आंसर हो गया बी, बिकॉज हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, अदरवाइज फिर देन कमीशन के लालच में कस्टमर्स इन्वेस्ट करते हैं, फिर कई बार गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। तो सेबी डज नॉट अलाउ पासिंग द कमीशन टू क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, और हम इसके बाद हम और दूसरे पार्ट करने होंगे तो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें। एंड अगेन जैसा मैं हमेशा बार बार आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूं और बार बार आपको थैंक यू करता हूं, तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।